जानेंगे जो मनोविज्ञान विषय है उसका उद्भव कब और कैसे हुआ। मूल पॉइंट होगा मनोविज्ञान का उद्भव। यह मनोविज्ञान का उद्भव सब अगर की बात करें हम तो यह लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, साइकी और लोगस। साइकी और लोगस से मिलकर के बना है। लैटिन भाषा में साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। यानी कि यह जो साइकोलॉजी है, यह साइकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? आत्मा का अध्ययन करते हैं। इस आत्मा के अध्ययन करने की अगर हम बात करें, जो मूल अर्थ निकल करके आ रहा है कि मनोविज्ञान में हम आत्मा का अध्ययन करते हैं। इस आत्मा का सर्वप्रथम अध्ययन करने का कार्य अरस्तु देकार्ते ने किया था। साथ में प्लेटो का भी सहयोग रहा। प्लेटो ने भी इस लैटिन भाषा के साइकी और लोगस का अध्ययन किया और उन्होंने भी इस बात को प्रमाणित करने का प्रयास किया कि यह साइकोलॉजी, यह मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? आत्मा का अध्ययन करता है। अगर हम इसके आगे इसकी बात करें कि इसकी उत्पत्ति या उद्भव के बारे में, कि यह मनोविज्ञान जो है इसका उद्भव कब और कैसे हुआ, तो एक बात निकल करके आती है कि इसका उद्भव अचानक नहीं हुआ या जन्म अचानक नहीं हुआ। इसका जन्म पहले ही हो चुका था और इसके जनक के बारे में अगर हम बात करें कि इसके जनक जो अरस्तु को माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले अरस्तु ने दर्शन शास्त्र में एक बात और जानने की आवश्यकता है कि जो फिलॉसफी है, दर्शन है, इस दर्शन शास्त्र में जो जहां आत्मा की बात आती है कि हम आत्मा का अध्ययन करते हैं या आत्मा का अध्ययन फिलॉसफी में होता है, आत्मा अनात्मा, ईश्वर है नहीं है, उसका रूप है अथवा नहीं है, इसी दर्शन शास्त्र के साथ साथ मनोविज्ञान को पढ़ा जा रहा था। लेकिन मनोविज्ञान को पढ़ा तो जा रहा था, लेकिन एक ऐसा समय आया कि जब अलग अलग लोगों ने इस विषय पर जानने का प्रयास किया, तो 1590 ईस्वी में, समय नोट कर लेंगे, 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोइक्ले, रुडोल्फ गोइक्ले 1590 में रुडोल्फ गोइक्ले ने इसी दर्शन शास्त्र से इस मनोविज्ञान को अलग करने का कार्य किया कि नहीं, इस दर्शन शास्त्र में इस मनोविज्ञान का अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन यह समय आता है 1590। अलग करने का श्रेय रुडोल्फ गोइक्ले को जाता है कि इन्होंने कहा कि नहीं, मनोविज्ञान एक अलग विषय के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। जैसे एसएसटी की बात आती है, सामान्य तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। एसएसटी सोशल साइंस की बात आती है तो एसएसटी में क्या होता है? एसएसटी में इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, यह तमाम विषय पढ़ते हैं। ऐसे ही मनोदर्शन शास्त्र में भी मनोविज्ञान का अध्ययन किया जा रहा था। अब बात आती है कि इस एसएसटी के अंतर्गत ही हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि मनोविज्ञान को 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोइक्ले ने एक अलग विषय के रूप में पढ़ाने का कार्य किया और उन्होंने कहा कि नहीं, यह मनोविज्ञान एक अलग विषय के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। आगे चल करके रेने देकार्ते का नाम आता है। रेने देकार्ते का नाम आता है
कि क्या इन्होंने ऐसा कुछ करने का कार्य किया अथवा नहीं किया। रेने देकार्ते की अगर बात करें तो 1596 ईस्वी में 1596 में रेने देकार्ते ने इसी फिलॉसफी को, इसी साइकोलॉजी को यह सोचा कि इस साइकोलॉजी का एक वैज्ञानिक परीक्षण किया जाए कि यह किसका अध्ययन करता है। अब बहुत जल्द ही यह मनोविज्ञान इसी दर्शन से अलग हुआ था। थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे कि यह दर्शन से यह मनोविज्ञान बहुत जल्द अलग हुआ था। यानी कि जिसमें आत्मा की बात आती है वह आत्मा अभी यहाँ पर विद्यमान थी, और यह बताने का प्रयास किया जाने लगा कि नहीं, यह मनोविज्ञान में हम किसका अध्ययन करेंगे, तो आत्मा का अध्ययन करेंगे। अब आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, या आत्मा के विषय में जानने के लिए हम आगे चर्चा करेंगे कि इसको सबसे पहले अरस्तु ने यह प्रमाणित करने की कोशिश की कि आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, लेकिन आगे चल करके उसके बहुत सारे ऐसे फैक्टर निकल करके आए कि जिसके वजह से यह आत्मा को हम प्रमाणित नहीं कर पाए। किसने कहा था ये मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, आत्मा का अध्ययन करता है? किसने कहा था? अरस्तु ने। अरस्तु के काल से लेकर के 16वीं शताब्दी तक, 16वीं शताब्दी तक यह माना जाता रहा कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करता है, और इसको प्रस्तावित करने का कार्य अरस्तु को जाता है। बहुत सारे लोगों में, जैसे प्लेटो, रुडोल्फ गोइकले और अरस्तु और इनके अन्य सहयोगी रेने देकार्ते की बात करें तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, यह माना जाए, और लंबा समय तक यह माना जाता रहा कि मनोविज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं, आत्मा का अध्ययन करते हैं। प्रस्तावित किसने किया? अरस्तु ने किया, और इनका समर्थन करने के लिए प्लेटो, रुडोल्फ गोइकले और रेने देकार्ते, नाम नोट कर लेंगे। प्लेटो, रुडोल्फ गोइकले और रेने देकार्ते, इन लोगों ने इसका समर्थन किया। ये लोग समर्थक हैं किस बात के लिए कि मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आत्मा का अध्ययन किया जाता है। प्रस्तावित किसने किया? तो अरस्तु ने प्रस्तावित किया, और यह लंबे समय तक यह बात चलती रही, और यह 16वीं शताब्दी के अंत समय में यह बात आई कि आखिर आत्मा क्या है। एक तार्किक सवाल निकल करके आता है कि आत्मा क्या है, उसको कहाँ देखा जा सकता है, क्या वह हमारे प्रयोगशाला में आ सकता है, क्या आत्मा अपने आप में पूर्ण है या उसमें कुछ सुधार होने की संभावना है। तमाम ऐसे विषय वस्तु निकल करके आए, और वह मुझे कहाँ मिलेगा? क्या आपने आत्मा को देखा है? क्या आत्मा में कुछ सकारात्मक या नकारात्मक बातें निकल करके आती हैं? क्या उसमें कुछ परिवर्तन करने की संभावना है? यह तमाम बातों पर जब एक तार्किक सवाल निकल करके आने लगा तो प्लेटो, रुडोल्फ गोइकले, रेने देकार्ते या अरस्तु की इस बात को क्या किया गया? नकार दिया गया, और माना गया कि नहीं, यह जो मनोविज्ञान है यह आत्मा का अध्ययन नहीं करता है। अब बात आती है कि अब तो मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र से अलग होकर के एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जाना था, वह अलग हो ही चुका था। तो अब प्रश्न निकलता है कि आखिर इस मनोविज्ञान में किस बात का अध्ययन किया जाएगा, यह मनोविज्ञान किस बात का अध्ययन करता है। तो एक बात निकल करके आई जिसके समर्थक में बहुत सारे लोगों ने आए, अपने योगदान दिया, और पोम्पो नाजी एक मनोवैज्ञानिक हैं। पोम्पो नाजी ने कहा कि मनोविज्ञान मन का अध्ययन करता है। किसका?
अमूमन तौर पर लोग कह देते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, मन का विज्ञान है। तो यह किसका अध्ययन करता है, मन का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, तो मन का विज्ञान है, ऐसे बोल दिया जाता है। माना भी यही गया एक समय में, और वह समय था कि 17वीं शताब्दी से 1870 तक ईस्वी तक इस बात को माना जाता रहा कि मनोविज्ञान किस बात का अध्ययन करता है, मन का अध्ययन करता है। समर्थक कौन थे, प्रस्तावित करने वाले व्यक्ति कौन थे, पोम्पोनाजी थे, कि इन्होंने माना कि मनोविज्ञान मन का अध्ययन करता है। हॉब्स, लॉक और स्पिनोजा, नाम नोट कर लेंगे, हॉब्स, लॉक और स्पिनोजा, यह 3 लोगों ने इस बात को का समर्थन किया कि मनोविज्ञान जो है वह मन का अध्ययन करता है, कि मेरे मन के अंदर क्या है या अगले के मन के अंदर में क्या है, उस बात का हम अध्ययन करते हैं। किस विषय के अंतर्गत, मनोविज्ञान के अंतर्गत। लेकिन एक बात निकल करके पुनः फिर सामने आई तर्क के आधार पर कि क्या मन और मस्तिष्क अलग अलग विषय वस्तु है, क्या इन दोनों में कुछ अंतर है, या यह कितने प्रकार का होता है, और क्या आपके मन में जो कुछ भी बातें चल रही होती है या चल रही है, क्या हम उसको जान सकते हैं, और वह जान सकते हैं तो किस विधा से जान सकते हैं। हम इस पर आगे चर्चा करना चाहेंगे कि मेरे मन में या किसी एक विद्यार्थी की अगर हम चर्चा करें कि वह बड़ा लगन के साथ पढ़ने आता है, वह पढ़ना भी चाहता है, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है। क्लास में वह बैठा हुआ है, शिक्षक पढ़ा रहा है, लेकिन विद्यार्थी, बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं भी अध्ययन और अध्यापन कार्य से जुड़ा हुआ हूं, तो यह देखने को मिलता है कि क्लास जो 40 मिनट या 45 मिनट का होता है, उसमें विद्यार्थी 20 मिनट 25 मिनट तक बहुत कुछ बैठ करके पढ़ रहा होता है। और हम इसी मन की बात कर रहे हैं कि वह क्लास में बैठा है, वह पढ़ रहा है, शिक्षक पढ़ा रहा है, लेकिन जैसे ही किसी एक विषय वस्तु पर शिक्षक उस विद्यार्थी को स्टैंड करता है, खड़ा करता है कि बेटा इस विषय के बारे में कुछ बताओ जो अभी मैंने पढ़ा है, अब विद्यार्थी इस पर क्या हो जाता है, मौन हो जाता है। यानी कि वह पूरे मन से यहां पर नहीं था, क्लासरूम में बैठा तो था, लेकिन उसका मस्तिष्क कहीं और काम कर रहा था, वह सोच विचार कुछ और रहा था। इसके वजह से जो अध्ययन और अध्यापन का कार्य शिक्षक के द्वारा कराया जा रहा था, उस पर उसका मस्तिष्क एक्टिव नहीं था, या वह मेरे बारे में या किसी अन्य के बारे में कैसा सोच रहा है, उसका वह मन और मस्तिष्क कहीं अलग विचरित कर रहा होता है, कुछ नकारात्मक या सकारात्मक वह सोच रहा होता है। जैसे किसी स्टूडेंट की अगर बात हम करें तो उसके घर कोई वोकेशन पड़ा है, कोई एक कार्यक्रम है, और शिक्षक या विद्यालय के प्रशासनिक व्यवस्था के जो नियम कानून है, कायदे कानून है, उसके आधार पर वह बच्चा विवश होकर के कि नहीं आज नहीं जाएंगे तो 100 रुपया फाइन लग जाएगा, 50 रुपया फाइन लग जाएगा, मुझे जाना चाहिए। और उसके घर पर क्या है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। ध्यान देंगे उसके घर पर वह कौन कौन आए होंगे, उसके घर पर कौन कौन सा कार्यक्रम हो रहा होगा, क्या हुआ होगा, या मुझे कहीं जाना है, बहुत जल्दी जाना है, तो मेरा मस्तिष्क वहां पर काम नहीं कर रहा है। हम हैं यहाँ पर जरूर, क्लासरूम में है, लेकिन मेरा मस्तिष्क वहां पर है कि जहां पर मुझे जाना है, या जहां पर वह कार्यक्रम हो रहा है, या मेरे क्रिकेट की टीम खेलने गई है, पता नहीं जीते होंगे हारे होंगे, क्या हुआ होगा, विवाद तो नहीं हो गया, तमाम ऐसे विषय वस्तु को लेकर के मन मेरा विचलित हो रहा होता है। वह मन पर वहां पर नियंत्रण नहीं होता है कि हम क्लासरूम में हैं, शिक्षक मुझे पढ़ा रहा है और मैं पढ़ने के लिए आया हूं तो मुझे पढ़ना चाहिए, यह न सोच करके उसका मस्तिष्क कहीं और काम कर रहा होता है, और वह उस विषय वस्तु को बताने में असफल होता है। इन तमाम ऐसे प्रश्नों पर जब तार्किक विश्लेषण किया गया तो हॉब्स, लॉक या स्पिनोजा की बात करें या पोम्पोनाजी की बात करें, तो इन लोगों का जो अपना एक प्रस्ताव था, जो 17वीं शताब्दी से लेकर के 1870 ईस्वी के समय तक माना जाता रहा कि मनोविज्ञान
मन का अध्ययन करता है, इस बात को सिरे से खारिज कर दिया गया, क्योंकि इस बात का सही जवाब नहीं मिल पाया। अब बात आती है एक और निकल करके कि आखिर मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है, मन का विज्ञान भी नहीं है, और उसका वह अध्ययन ही नहीं करता है, तो वह किस बात का अध्ययन करता है? एक फिर बात तमाम विद्वानों ने अपना चिंतन किया, तार्किक विश्लेषण के आधार पर एक बात निकल करके आई कि मनोविज्ञान जो है वह किसका विज्ञान है? तो मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान है। एक व्यक्ति की जो अवस्थाएं होती हैं, वह एक तो होता है कि व्यक्ति चेतन अवस्था में है, दूसरा होता है व्यक्ति अचेतन अवस्था में है, और एक होता है अर्धचेतन अवस्था में। व्यक्ति की 3 अवस्थाएं होती हैं। चेतन क्या है? जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरा मित्र बोल रहा है, मेरा विद्यार्थी मुझसे बात कर रहा है, मेरे प्रश्न का वह जवाब दे रहा है, मुझसे वह सवाल कर रहा है, मैं उसे जवाब दे रहा हूं। यह क्या है? कि मैं चेतन अवस्था में हूं। दूसरा अचेतन, जिसकी चेतना ही नहीं, वह मृत्युशैया पर जा चुका है, उसे अब पुनः चेतन अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। लेकिन एक और बात होती है कि अर्धचेतन। यह अर्धचेतन क्या है? जैसे मूर्छा आ जाना। क्या? मूर्छा आ जाना, यानी कि व्यक्ति मूर्छित हो गया है, कुछ ट्रीटमेंट या प्राथमिक उपचार करने के पश्चात व्यक्ति चेतन अवस्था में पुनः वह आ जाएगा। अगर वह चेतन अवस्था में आ जाएगा तो हम मनोविज्ञान के अंतर्गत चेतना का अध्ययन कैसे करते हैं? यह चेतन की अवस्थाएं क्या है? विश्लेषण अगर किया जाए तो इसमें से मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, इसका तार्किक जवाब नहीं मिल पाया, और नहीं मिल पाने के कारण ही जो 1870 से, ध्यान देंगे, 1870 से लेकर के और 19वीं शताब्दी तक बड़ा कम समय रहा, 30 वर्षों का ही समय रहा, कि 30 वर्षों तक इस बात का अध्ययन किया जाता रहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। लेकिन बहुत जल्दी ही यह विलियम जेम्स, ध्यान देंगे थोड़ा सा, मैं विषय से थोड़ा सा विमुख हो गया आगे बढ़ते हुए। मैंने नाम नहीं बताया कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान है। इसको प्रस्तुत करने का कार्य विलियम जेम्स ने किया। विलियम जेम्स ने किया, और विलियम जेम्स ने ही कहा था 1870 ईस्वी में कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान है। लेकिन 19वीं शताब्दी तक आते आते इस बात को क्या किया गया? नकार दिया गया कि नहीं, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान नहीं है। इसको विलियम जेम्स के समर्थन में जो लोग आए थे उनका नाम आता है विलियम बुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सली, जेम्स सली। यह कुछ समर्थक थे जिन लोगों ने यह कहा कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान है। लेकिन एक ऐसा समय आया कि जब तमाम ऐसे प्रश्नों को अन्य अन्य विद्वानों ने पूछा और जानने का प्रयास किया कि आखिर मनोविज्ञान चेतना के किस पार्ट का अध्ययन करता है, तो इस बात का जब सही सही जवाब नहीं मिल पाया तो इस बात को भी सिरे से खारिज कर दिया गया कि नहीं, मनोविज्ञान चेतना का भी अध्ययन नहीं करता है। अब बात निकल करके पुनः आई कि आखिर मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करता नहीं, मन का अध्ययन करता नहीं, और चेतना का अध्ययन करता नहीं, और दर्शन शास्त्र से ऑलरेडी इसको अलग किया जा चुका है कि मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ा जाएगा। तो प्रश्न वहीं पर बरकरार था कि आखिर यह मनोविज्ञान किस विषय वस्तु का अध्ययन करता है।
अब वाटसन का एक स्टेटमेंट आया, किसका? वाटसन का। वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। किसने कहा था? वाटसन ने। 19वीं शताब्दी से लेकर के और आज तक यह सर्वमान्य एक विषय निकल करके आया कि यह मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इस व्यवहार के विज्ञान की अगर हम बात करें कि मनोविज्ञान को कि इस वाटसन के विचार को मानते हुए कि आखिर मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान कैसे है, तो मैं बताना चाहूँगा कि व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। कैसे होता है? एक विद्यार्थी की अगर हम बात करें तो विद्यार्थी जब पूर्णतः स्वतंत्र रूप में होता है, कब होता है? ध्यान देंगे, रेलवे स्टेशन की अगर बात करें कि वह रेलवे स्टेशन पर कितना स्वतंत्र होता है, क्योंकि वहां पर जब कोई नहीं होता, कौन? रेलवे स्टेशन की हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी रेल यात्रा का सफर करते हुए पर डे आते और जाते हैं। तो ऐसा कभी बहुत बार ऐसा मौका आया जब मैंने उन विद्यार्थियों का अवलोकन किया। रेलवे स्टेशन पर जब विद्यार्थी जाता है तो वह प्रत्येक प्लेटफार्म पर उतरने का वह कार्य करता है। एक दूसरे के साथ, एक बोगी से दूसरे बोगी, दूसरे बोगी से तीसरे बोगी में वह जाता है। एक बात और, जब शिक्षक कक्षा में नहीं होता है तब विद्यार्थी टेबल पर किस तरीके से बैठा है, वह अपने सहयोगियों से किस तरीके से वह बात कर रहा है, वह उसका क्या है? वह उसका वास्तविक व्यवहार है। जिस तरीके से वह बात कर रहा है, वो अपने दोस्तों से जिस तरीके से बात कर रहा है, क्रिकेट के ग्राउंड में जब वह कहीं बाहर खेलने के लिए गया है, वहां पर उसका जो व्यवहार निकल करके आ रहा है, वह उसका क्या है? वह उसका यह वास्तविक व्यवहार है। इसी व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान करने का कार्य करता है। उससे पहले नहीं किया जा सकता। कैसे नहीं किया जा सकता? रेलवे स्टेशन पर विद्यार्थी है और उसे पता चल जाए कि उसके विद्यालय का प्रिंसिपल भी उसी रेलवे स्टेशन पर आ चुका है, उसका क्लास टीचर भी उसी रेलवे स्टेशन पर आ चुका है, या उसके पिताजी वहां पर आ चुके हैं वही ट्रेन पकड़ने के लिए, या किसी को ड्रॉप करने के लिए आए हैं, किसी को रिसीव करने के लिए आए हैं। अब विद्यार्थी के व्यवहार में या उस बालक के व्यवहार में अमूमन न चाहते हुए भी परिवर्तन आ जाएगा। वह बताना चालू कर देगा अप्रत्यक्ष रूप से कि मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूं या मैं एक अच्छा बालक हूं। मैंने एहसास किया है, मुझे ज्ञात हुआ है कि जब बच्चे क्लास में बैठे होते हैं, उन लोगों के हाव भाव, बात विचार, बात करने के तौर तरीके जो भी होते हैं वह बड़ा अलग होते हैं। कब? जब शिक्षक या मैं स्वयं क्लास में जाता हूं, उसके ठीक पहले, कुछ क्षण पहले उनका वह व्यवहार कुछ और होता है और मेरे जाने के पश्चात उनका व्यवहार कुछ अलग हो जाता है। यानी कि इस बात को जानने की आवश्यकता है कि मेरी अनुपस्थिति में वह बच्चा, वह विद्यार्थी किस तरीके का व्यवहार करता है। क्या वह सकारात्मक है या वह नकारात्मक है। अगर उसके अंदर अवांछनीय गुण व्याप्त है तो उसको वांछनीय गुणों में कैसे परिवर्तित किया जाए, यह चिंतन करने का कार्य या इस पर विचार करने का कार्य या उनकी तमाम ऐसी समस्याओं पर विश्लेषण करने का कार्य किसका है? शिक्षक का है, वह अभिभावक का है। अगर वह अभिभावक उस विषय वस्तु पर चिंतन करता है और यह जानने की कोशिश करता है कि मेरे बच्चे का व्यवहार कैसा है, तो उसके वास्तविक व्यवहार को जानने के पश्चात समाज उपयोगी या जीवन उपयोगी, कह लीजिए, क्या समाज उपयोगी
समाजोपयोगी या उस विद्यार्थी के लिए जीवनोपयोगी की बात करें कि उसके जीवन के लिए कौन सा व्यवहार उचित होगा या समाज के लिए कौन सा व्यवहार उचित होगा और उसमें परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है, उस व्यवहार में जो उसके वर्तमान जीवन में चल रहा है उसमें क्या परिवर्तन लाना संभव है। तो हम अप्रत्यक्ष रूप से अगर उस विद्यार्थी का अवलोकन करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो उसके व्यवहार में हम परिवर्तन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? यह बातें अंतिम समय में यह मान्य हुआ। यह वाटसन की परिभाषा 19वीं शताब्दी में यह लागू की गई और आज तक वर्तमान समय तक यह मनोविज्ञान आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी व्यवहार का ही अध्ययन करता है। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।